नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। भारत की राष्ट्रपति ने आज 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। कुछ को अदला बदला गया है और कुछ नव नियुक्त किए गए हैं। और इन्हीं राज्यपालों में एक है एस अब्दुल नज़ीर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और पिछले महीने ही 4 जनवरी को रिटायर हुए हैं और उनकी नियुक्ति पर बड़ा विवाद हो रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है राजेश मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो एस अब्दुल नज़ीर जी को राज्यपाल बनाया गया आंध्र प्रदेश का, तो कई लोग इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि अभी पिछले महीने रिटायर हुए हैं, तो इतनी जल्दी क्या थी इनको राज्यपाल बनाने की। देखिए, प्रश्न उठाने वाले हर बात के लिए प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न तो इस बात पर भी उठाया गया कि राम जी माता सीता को लेकर क्यों आए और उसी के बाद अग्नि परीक्षा हुई। प्रश्नों का क्या है, वह ईश्वर पर भी उठता है। तो उससे घबराने या उसकी चिंता का औचित्य नहीं है। लेकिन प्रश्न क्या उठाया जा रहा है? प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि कोई यदि न्यायमूर्ति रहा है तो उसे किसी राज्यपाल के पद पर या सांसद के रूप में फिर पद नहीं लेना चाहिए या लाभ का कोई अन्य पद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें प्रभावित करने की संभावना बनती है। उनके कार्यकाल के दौरान उनके निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। यह निरंतर उठने वाला विवाद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे जिला न्यायालय के न्यायाधीश हों, उच्च न्यायालय के हों या सर्वोच्च न्यायालय के हों, ये सभी लोग सेवानिवृत्त होते हैं तो सरकार की अनुकंपा पे ट्रिब्यूनल्स में नियुक्त किए जाते हैं। मोटर व्हीकल्स का जो न्यायाधिकरण बनता है उसमें नियुक्त होते हैं, और अब तो 138 NIA एक्ट का बनता है उसमें नियुक्त होते हैं, कंज्यूमर फोरम में नियुक्त होते हैं। और जब इन सब में ये लोग नियुक्त होते हैं जिला न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद, तो ये राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी बन जाते हैं। इसी प्रकार से उच्च न्यायालय के तमाम आयोगों में जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के भी आयोगों में जाते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि चूंकि सरकारी कृपा पर इन्होंने न्यायमूर्ति के रूप में, न्यायाधीश के रूप में अपने कार्य को किया है, इसलिए सेवानिवृत्ति के उपरांत सरकार इन्हें अन्य जगहों पर नियुक्तियां देती है? यह कहने का तरीका आप करेंगे तो सारी बाद की नियुक्तियां विवादित हो जाएंगी। यह तरीका जब नहीं चला तो यह भी नहीं चलेगा कि राज्यपाल नियुक्त हो जाने में कोई हर्ज है। अरे, यह तो बड़े अच्छी बात है कि जो आजीवन न्यायमूर्ति के रूप में या लंबी अवधि तक अपना जीवन न्यायमूर्ति के रूप में निभाया हो और संविधान की व्याख्या करता हो, ऐसा व्यक्ति राज्यपाल के रूप में हो, राष्ट्रपति के रूप में हो, तो संविधान की और न्यायपूर्ण व्याख्या करेगा जब वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के रूप में अपने पदभार को ग्रहण करेगा। तो यह तो गौरवशाली परंपरा है, शानदार परंपरा है। इसका मतलब है सरकार राज्यपाल का कोई पॉलिटिकल राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाना चाहती है, लाभ नहीं लेना चाहती है, बल्कि विधि विधान के सर्वोच्च जानकार व्यक्ति को राज्यपाल बना के कानून व्यवस्था और संविधान के तहत राज्य के संचालन में सहयोग लेना चाहती है। ये जो न्यायाधीश है एस अब्दुल नज़ीर, ये जो राम मंदिर का निर्णय आया था उसमें भी ये थे, उसके बाद ट्रिपल तलाक में भी थे, और पिछले साल ही ये जो डीमोनेटाइजेशन पे सरकार के पक्ष में निर्णय आया था। तो लोग यह बात उठा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर वाले निर्णय में रंजन गोगोई थे, उनको राज्यसभा भेज दिया गया, इनको राज्यपाल बना दिया गया। खैर, ट्रिपल तलाक वाले में सरकार के पक्ष में ये नहीं थे, लेकिन अब ये राम मंदिर से जोड़ के देख रहे हैं कि भाई पक्ष में निर्णय दो तो सरकार पोस्टिंग देगी। विचारों का क्या है, वो अंतहीन यात्रा के लिए चलते रहते हैं। जिसको जो जोड़ना होगा वह जोड़ेगा। उनके निर्णय में दोष हो। 5 जजेस की बेंच थी राम मंदिर के निर्णय में। उस समय नजीर साहब की निष्पक्षता पर कोई प्रश्न नहीं उठा था कि इन्होंने न्यायपूर्ण, तर्कपूर्ण, विधि सम्मत निर्णय नहीं दिया, ऐसा नहीं कहा गया। जब इन्होंने ट्रिपल तलाक में उसका पक्ष ले लिया तब किसी ने नहीं कहा कि नहीं नहीं ये मुस्लिम है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम कुरीति के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया।
अगर उनके ईमानदारी पर, उनकी सत्यनिष्ठा पर, उनके संवैधानिक ज्ञान पर, विधिक ज्ञान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है तो इस ढंग का दोषारोपण भी ठीक नहीं है। बल्कि दूसरी बात जानिए, ये कौन लोग प्रश्न उठाते हैं, क्या प्रश्न उठाते हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक यशस्वी जस्टिस के रूप में जाने जाते हैं, उनके तमाम निर्णय हैं जो पूरी विधि व्यवस्था को, संवैधानिक व्याख्याओं को बदल दिए। वो प्रो कम्युनिस्ट थे, जानते हैं, वो 3 बार विधायक रहे हैं, उसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस बनाए गए, फिर एलिवेट करके वो सुप्रीम कोर्ट समय से पूर्व ले जाए गए। अब बताइए मुझे, ऐसे व्यक्ति को जो विशुद्ध पॉलिटिकल कार्य कर रहा हो, राजनीतिक कार्य कर रहा हो, विधायक हो, सांसद हो, उसको आप सीधे बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी अनुभव के बना देते हैं जस्टिस। वहाँ न्याय होने की संभावना होती है। बदरुल इस्लाम को कांग्रेस ने बनाया, वो सांसद हुआ करते थे, उनको हाई कोर्ट का जस्टिस बनाया, बाद में वो सर्वोच्च न्यायालय चले गए। हसनैन मसूदी को बनाया गया, वो भी विधायक कई बार के रहे हैं और वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर में जस्टिस बना दिए गए। सेवानिवृत्ति के उपरांत सांसदी का चुनाव लड़ाए गए, विजयी हुए। रिबेलो, जस्टिस रिबेलो का भी यही इतिहास है, वो भी विधायक रहे और बाद में वो जस्टिस बना दिए गए। हेगड़े का नाम कौन नहीं जानता है, जो लोग, वो पहले जस्टिस रहे, विधायक थे, बाद में वो जस्टिस हुए। बाद में जब इंदिरा गांधी ने सुपरसीड करके 73 में दूसरे लोग जूनियर को सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस बनाया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर वो 77 में चुनाव लड़े, सांसद हुए, लोकसभा अध्यक्ष हुए और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे। तो ये इसी तरह से राजेंद्र सच्चर, इनका भी राजनीतिक इतिहास है। प्रवीण थिप्से अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, वो इस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। और वो जो शराब व्यापारी विजय माल्या का मुकदमा लड़ने के लिए वो चले गए थे इंग्लैंड। तो बात यहाँ पे गड़बड़ ये हो लगती है कि कोई राजनीतिक कर्म कर रहा हो, विधायक है, सांसद है, विशुद्ध रूप से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में है, उसको जस्टिस बना देना कांग्रेसी उचित कर समझते हैं और यह वो करते आ रहे हैं। लेकिन अगर न्यायमूर्ति को राज्यपाल बनाया जाए तो मैं यह समझता हूँ कि राज्यपाल के पद को और गरिमापूर्ण होने की संभावना रहती है, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक प्रतिनिधि होता है और अगर वो संविधान का जानकार रहेगा, जीवन भर न्यायमूर्ति के रूप में रहेगा, तो किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राज्यपाल का वह रोल प्ले नहीं करेगा, बल्कि संवैधानिक प्रतिनिधि के रूप में करेगा। और यह राज्य के लिए और अच्छी बात है। निश्चित रूप से अगर नजीर जी बनाए गए हैं तो ये एक बहुत श्रेष्ठ परंपरा है। फिर भी कुछ समय नहीं देना चाहिए। पिछले महीने ही वो रिटायर हुए थे, तो एक ऐसा नहीं होगा कि प्रलोभन दिया जा रहा है कि पक्ष में आप निर्णय दीजिए, आपको राज्यपाल बना देंगे, आपको राज्यसभा भेज देंगे। और जो कॉलेजियम सिस्टम की बात है, उस पर भी लोग कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम सरकार इसलिए हटाना चाहती है कि अपने हिसाब से न्यायपालिका को चलाना चाह रही है। अच्छे व्यक्ति का अच्छा प्रयोग जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए, उसको विलंब नहीं होने देना चाहिए। अगर वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, विधि के जानकार हैं, तो उनको और सक्रिय रूप से उनकी सेवा लेना चाहिए, जिससे कार्य अच्छे हो सके। देश के पास समय कम है, प्रगति के लिए मानक बड़े ऊंचाई के तय हुए हैं, इसलिए समय का कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, कॉलेजियम की जो बात किए हैं, ये एक टकराव गंभीर है। और क्योंकि ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण वह संविधान की जो मूल शक्ति वी द पीपुल, हम जनता, हम लोगों के बीच में रही है, उसको हड़प करके अपने अंदर समाहित कर लेना चाहते हैं। इस विरोध में, क्योंकि जनता की सीधे प्रतिनिधित्व तो संसद में होते हैं, विधानसभा में होता है, यानी विधायिका है, संसदीय प्रणाली में संसद है, उसको सुपरसीड कर जाना चाहती है सर्वोच्च न्यायालय। ये खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारत की जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है,
वो संविधान को देखती है और संविधान की रचयिता, संविधान का निर्णय करने वाली, उसकी वैधानिकता, उसके स्वरूप को 125 बार संशोधन हुआ है संविधान में, तो यह तय करने का अधिकार तो विधायिका को है, संसद को है। और संसद का गठन होता है आम जन की भावना के अनुसार, उनके मतदान के आधार पे, उनके जन समर्थन के आधार पर। तो वास्तविक अधिकारिता तो संसद में ही निहित है। उसी ने संविधान बनाया है, वही संविधान में परिवर्तित करती है और उस बनाए हुए संविधान से सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार मिलता है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका जो है विधायिका के अधीन होनी चाहिए, जैसा नहीं, इंदिरा गांधी चाहती थी। नहीं, अधीन नहीं होना चाहिए। वह जो स्वरूप बनाया गया है, सबका संतुलन बना रहे, चेक एंड बैलेंस बना रहे, लेकिन वो अराजक भी नहीं होना चाहिए। अब वो बार बार धमकाने वाली भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम नोटिस जारी कर देंगे। इस ढंग की बात सर्वोच्च न्यायालय को नहीं करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को जिन बातों को चर्चा करना है वो केवल कह नहीं देना चाहिए, निर्णय कर देना चाहिए। क्रियान्वयन तो कार्यपालिका के ही हाथ में है। बनारस के ही दोषी पूरा खबरों को हटाने के लिए निर्णय किया था सर्वोच्च न्यायालय ने सन 86 में, आज तक नहीं हटाई गई क्योंकि कार्यपालिका ने कानून व्यवस्था का बहाना करके उसको क्रियान्वित नहीं किया। तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, लेकिन उसकी अपनी मर्यादाएं हैं। कोई किसी एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस है, उसका संतुलन बने रहना चाहिए। जी सर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद।